कल तक जो किया उसमें कोई डाउट? अभी हम लोग कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कल कुछ लिखा था हमने, हाँ। राइट, सो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लिखना था हमें। इसके पहले जितना किया वो कहां तक रिवीजन हो गया आपका? कुछ पूछ लूं सवाल, जो मैंने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव ये सब बताया था? ठीक है, ये बताओ कि जो लोकसभा का टेन्योर है और राज्यसभा का टेन्योर है ना, रैंडम जवाब मत दीजिए, मैं जिससे पूछता हूं वो लोग जवाब दें, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के टेन्योर में क्या डिफरेंस है? जिसको पता है हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत लोगों को पता है, आप बताओ बच्चे। हाँ ठीक जा रहे हो, बट राज्यसभा का वो टेन्योर नहीं है। हाँ, रिटायर हो जाएंगे ऐसा कहा जाएगा। सो दैट मीन्स देयर इज अ नो फिक्स टेन्योर ऑफ राज्यसभा। हाउस वाइज देखें तो उसका आज आपका डे 1 है, ठीक है, थोड़ा बाउंस करेगा, मेकअप हो जाएगा, ठीक है। और कोई डे 1 तो नहीं बैठा है? बाकी सब आ रहे हैं डेली, ठीक है। आप कहां थे बच्चे, ऑनलाइन थे? हाँ, अब हो गया, ठीक है। तो पहले दिन से क्यों नहीं आए? कल ही और हुआ, आज और, ठीक है। पास कर लिया, एग्जाम हो गया अभी? अच्छा, अभी पेपर हुआ है, ठीक है, राइट। तो बात कर रहे थे हम लोग लोकसभा राज्यसभा के टेन्योर की बात कर रहे थे, तो इन दोनों में डिफरेंस नजर आ गया, ओके। इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या होगा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बोलना नहीं, आप बताओ। क्या कोलैप्स करेंगे? हाँ, गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी, फिर? ठीक है, आप बताओ यहां से आगे। नहीं, सेम नहीं, वो गलत बोल रहे थे इसलिए पूछा मैंने आपसे। हम्म अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। और कोई? हाँ, आप बोलो बच्चे। हाँ, ठीक है, परफेक्ट। सी, जैसे गवर्नमेंट जब कोलैप्स हुई आपने कहा, तो वो मैंने समझाने के लिए बोला है कि इनकी ओरिजिनल मेंबरशिप बची हुई है, बिकॉज लोकसभा और राज्यसभा है ना, ये एग्जीक्यूटिव है, ये गवर्नमेंट है। अब जब ये कोलैप्स करते हैं तो मैंने ये समझाया कि इनकी मेंबरशिप बची हुई है, लेकिन जब हम ऐसा बोलेंगे कि ये यहां आ गए तो टेक्निकली रॉन्ग होगा। ये समझाने के लिए मैंने बोला है आप लोगों को कि एग्जीक्यूटिव या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोलैप्स करते हैं, दैट मींस यहां से हट गए, ये जगह वैकेंट है, कोई नहीं इसमें, बट देयर मेंबरशिप इज स्टिल देयर इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। इसको ऐसे समझना, क्लियर हो रहा है? पहले हम लोगों ने देखा कि आप इलेक्ट होकर राज्यसभा एंड लोकसभा में आते हैं, और इसके ही मेंबर्स निकलकर हमारी गवर्नमेंट में आते हैं,
जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और ये लेजिस्लेचर है। तो इंडिया में लेजिस्लेचर में पहले इलेक्ट होना पड़ता है, फिर आप एग्जीक्यूटिव में चुन लिए जाते हैं। जैसे आप कॉलेज में पहले एडमिशन लेते हैं, फिर कॉलेज के प्लेसमेंट कमेटी, सेमिनार कमेटी, ऐसे होता है ना आपका, वैसे ही इसको समझ सकते हैं कि पहले आपको यहां आना पड़ेगा। तो कॉलेज का एडमिशन आपका खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन जिस कमेटी में वो कमेटी डिसॉल्व हो गई, तो कमेटी डिसॉल्व हो गई लेकिन आपका कॉलेज तो चल रहा है, लाइक दैट, ऐसे समझना है इसको। तो उस केस में फिर क्या होता है, फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है सेम पार्टी को, जो आपने कहा कि सेम पार्टी को पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मान लो उनके पास मेजॉरिटी है, तो इनका ही कोई व्यक्ति फिर से गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। ठीक है, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है, या फिर अपॉइंटेड है? अपॉइंटेड। ठीक है, थोड़ी थोड़ी खिचड़ी बन गई। सी, ठीक है, आप लोगों ने सही कहा है। आप अभी आपने देखा लोकसभा, राज्यसभा, तो आप वैसे तो किसी एक हाउस में इलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होकर आते हैं, लेकिन टेक्निकली हमारे देश में यह कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जब भी यहां पर आ रहे हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नहीं आते हैं, बल्कि एक एमपी के तौर पे आते हैं। एमपी या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में एमपी बनकर आते हैं। तो यहां के मेंबरशिप का नाम एमपी है, और जब वो एग्जीक्यूटिव वाले सेक्शन में जाते हैं तो फिर वहां पर वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं। इसको ऐसे पढ़ा जाता है। तो आप बोलेंगे सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इज एन इलेक्टेड पर्सन, यस ऑफ कोर्स, बट वो पोस्ट उनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हमारे देश का पीएम बनेगा, ये भी तय है। तो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ऐसे लिखा, एंड अदर्स मिनिस्टर्स विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, तो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाकी मिनिस्टर्स, इनके जो टीम मेंबर्स हैं वो अपॉइंट होंगे। तो ये पूरी टीम क्या कहलाएगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या इसे ही आप गवर्नमेंट कहते हो, गवर्नमेंट ऑफ द डे। यहां तक ठीक है। अब यहां पर मैंने टर्म इस्तेमाल किया, मैंने बोला ही इज इलेक्टेड, बट इलेक्शन एमपी के तौर पे हुआ है, सो ही इज अपॉइंटेड। तो जब हम अपॉइंटेड बोलते हैं, और एक टर्म होता है नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड का मतलब होता है कि मैंने आपका नाम रिकमेंड कर दिया और आपको अपॉइंट कर दिया गया। और तीसरा है इलेक्टेड। तो आप इलेक्टेड तो हैं, बट फाइनली एज अ पीएम अपॉइंटेड है। तो टेक्निकल आंसर होगा अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जब आपको टिक करने आएगा, ये क्वेश्चन यहाँ के स्टेट सर्विस में सीजीपीएससी में पूछा हुआ है छत्तीसगढ़ में, बट इट वाज अ गुड क्वेश्चन। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस पे। ठीक है, तो क्लियर है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद लिखा है इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गॉट इट। तो अच्छा, ब्रिटेन और हमारे देश में एक डिफरेंस है कि हमारे यहां तो किसी भी हाउस में आप आ जाओ प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। ब्रिटेन में सिर्फ लोअर हाउस, और वहां के लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, और अमेरिका के लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहां का अपर हाउस है, यूके का अपर हाउस है। ठीक है, खैर ये सब टर्म्स आपने पहले कभी नहीं सुने, इसलिए घबराना नहीं है कि हमें याद नहीं, हमें पता नहीं है ना, इसलिए आपको कि ऐसा नहीं, ये लोग पहले से पढ़े हैं, ये सब अभी पढ़ रहे हैं, आप एक दिन लेट हो गए। तो आप ध्यान रखो, ये सब टर्म्स हैं। तो हमारी कंडीशन फिर से समझा देता हूं। हमारे देश में
प्राइम मिनिस्टर यहां से भी और यहां से भी, राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से बन सकते हैं। ब्रिटेन में पर्टिकुलरली लोअर हाउस का पर्सन ही बनेगा और लोअर हाउस हाउस ऑफ कॉमन्स है, ये वहां का रूल है। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड से कोई नहीं बन सकता। राइट, तो ये मेरा सवाल था। फिर मेरा सवाल है कि लोकसभा को डिसॉल्व कब करेंगे? हाँ जी बच्चे बोलो। लेटर, हाँ। दोनों साइड मतलब रूलिंग पार्टी अपोजिशन जब गवर्नमेंट फॉर्म ना कर पाए तब हम डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कंडीशन कोई और बोलेगा? हाँ बोलो। टेन्योर जब फिनिश हो जाए। और कोई कंडीशन? नहीं, नो कॉन्फिडेंस पास होने पे आप लोकसभा डिसॉल्व नहीं करोगे। एनीवन? पहली कंडीशन थी कि कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाया, जो आपने बताया। दूसरी कंडीशन थी 5 इयर्स फिनिश हो गया। तीसरी कंडीशन क्या है? ना, इमरजेंसी में लोकसभा डिसॉल्व नहीं करते हैं। मार्शल लॉ उस पर लिखा नहीं है एज सच, बट वो क्या कंडीशन होगी कहना मुश्किल है। और बाकी है, आप सोच सकते हो। हाँ जी, नहीं नहीं, पीएम के रेजिग्नेशन से लोकसभा का डिसॉल्व नहीं होता। किस चीज के लिए? लोकसभा करेंगे वही, लेकिन वो कंडीशन क्या है? प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे तब डिसॉल्व होगा, ये तीसरी कंडीशन। क्लियर है? प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड कर दें किसी रीजन से अर्ली इलेक्शन कराना है, या उन्हें लग रहा है कि डिसॉल्व करके विल गो फॉर फ्रेश इलेक्शन, फॉर वॉट एवर रीजंस डिफाइन नहीं, तो फिर लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उस वक्त उनके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी नहीं है और फिर वो डिसॉल्व करने की रिकमेंडेशन कर रहे हैं, तो वो प्रेसिडेंट फॉलो नहीं करेंगे। उनके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए, और मेजॉरिटी का मतलब 50% प्लस 1। लोकसभा की टोटल सीट्स का 50% प्लस 1 होना चाहिए, तभी मेजॉरिटी काउंट होगी। यहां तक ठीक है? हाँ जी, हाँ जी बच्चे। ये थर्ड वाला, हाँ हुआ है ना। प्राइम मिनिस्टर बार बार क्या था, गवर्नमेंट गिर रही थी, तो फाइनली ऐसा हुआ है। 3 साल आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा है, 3 साल में 3 बार सरकार बनी। चौथी बार में फिर रिकमेंड हो गया कि डिसॉल्व कर दो, तो वो डिसोल्यूशन हो गया। ठीक है, उसको डिसॉल्व कर दिया गया। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक? ओके। फिर एक सवाल ये भी है मेरा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो टोटल मेंबर्स चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, कितने होने चाहिए वो? 15% ऑफ लोकसभा। लेकिन वो जो नंबर है वो हम निकालेंगे लोकसभा के टोटल सीट के बेसिस पर, लेकिन उस नंबर में लोकसभा राज्यसभा दोनों के लोग जा सकते हैं। ये कल आप लोग के कंफ्यूजन का पॉइंट रहा होगा, कल आपने भी पूछा था इस पॉइंट, अभी क्लियर है? ठीक है, सिर्फ नंबर हम निकालेंगे। नंबर निकालना है, 15% लोकसभा का निकालो, वो बेस है। और 15% जो भी आएगा, जैसे मैंने 500 का एग्जांपल लिया था और इंटू 15% करते हैं तो आंसर इसका 75। तो इतने लोग ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट में जा सकते हैं। लेकिन जाने वालों की संख्या दोनों तरफ से होगी, राज्यसभा से भी एंड लोकसभा से, दोनों के मेंबर आ सकते हैं। बट ये 15% डिसाइड होगा हमेशा लोकसभा के नंबर। हाँ जी बच्चे। नहीं, मेजॉरिटी होनी चाहिए उनके पास। गठबंधन को ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसके बारे में कुछ भी नहीं है, तो साफ जाहिर है हमें सिर्फ नंबर से मतलब है।
गवर्नमेंट एक ही हाल में गिरती है, वो है नंबर्स 250, मतलब 50% प्लस, यदि एक भी कम है तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। देखो ठीक है, आपका सवाल समझ गया मैं। इसमें कैसे रखो, कॉन्सेप्ट ऐसा रखो, मान लो हम एनडीए की बात करें, लेड बाय बीजेपी, ठीक है। अब अभी की जो कंडीशन है, मेरा जो एग्जांपल है 250+1 चाहिए, इनको 251 चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे, मतलब ये 500 का एग्जांपल लिया मैंने, 500 का 50%+1 चाहिए, तो आंसर ये आता है। अब बीजेपी मान लो यहां पर 245 सीट से जीत जाती है, पार्टी एक्स पार्टी वाई, इनके पास 2 सीट, इनके पास 3 सीट, और जेड के पास 5 सीट्स। अब ये सब मिलाकर इन्होंने बोला कि हम गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, और गवर्नमेंट बन गई इनकी। कल को किसी नाराजगी में मान लो जेड निकल जाती है बाहर, ठीक है, तो भी इनके पास नंबर तो फिलहाल है। मान लो ये तीनों निकल जाते हैं बाहर, तीनों पार्टी बोले कि हम नहीं रह रहे हैं बीजेपी के साथ, उस केस में क्या है, अपोजिशन को ये मौका मिलता है। अपोजिशन ही बेसिकली आवाज उठाती है कि देखो अब इनके पास तो है नहीं, तीनों चले गए हैं, तो लोग नंबर काउंट कर लेते हैं कि इनके पास नंबर नहीं बचा है। देन दे विल कॉल फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। इस बात को हम प्रूव करना चाहते हैं कि इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, या अपोजिशन बोलती है प्रेसिडेंट से, और इस बात के लिए हमें मोशन लाना है। मोशन, बिल, ये सब मैं लिखवा दूंगा, बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के। सो वो कहते हैं कि हम मोशन लेकर आना चाहते हैं, प्रस्ताव, हिंदी में समझ लो, प्रस्ताव लाना चाहते हैं कि सरकार के पास विश्वास की कमी है, विश्वास इज इक्वल टू मेजॉरिटी नहीं है। अब क्या होगा, इस बीच कोई और पार्टी जो इनके कोलिशन में नहीं है, से एम पार्टी कोई है और इसके पास 10 मेंबर्स हैं, और इन्होंने बोला हम इनका साथ देना चाहते हैं, तो पार्लियामेंट में मान लो प्रूव हो गया कि इनके पास तो मेजॉरिटी है, भले इन्होंने साथ नहीं दिया बट इन्होंने दे दिया, एंड टाइम पर इनके पक्ष में वोट डाल दिया, तो ये तो जीत गए, बचे हैं। मान लो ये भी ना आए, ये भी ना आए, तो ऑफकोर्स इनको रिजाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? देखो, प्रेसिडेंट को इन लोगों से कोई मतलब नहीं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, वो पार्टी नहीं देखते, वो बोलते हैं मेरे पास टोटल नंबर लेकर आओ 250+1। रूल ये कहता है, ठीक है ना, पार्टी कितनी भी हो सकती है। हाँ, नहीं अपोजिशन, हाँ मान लो ये गवर्नमेंट गिर जाती है यहां पे, तो इमीडिएटली नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अपोजिशन के पास। हाँ, ये टाइम जो रिमेनिंग पीरियड है गवर्नमेंट का, 2 साल में मान लो कोलैप्स हो गई गवर्नमेंट, तो रिमेनिंग पीरियड 3 इयर्स का है, तो 3 साल वो लोग चलाएंगे यदि उनके पास मेजॉरिटी है तो, राइट। तो ये कंडीशन है हमारे देश में। इज इट क्लियर? नहीं, पार्टी सहित कोई हटता है तो कोई रूल नहीं। ये पार्टी लेकर हट गए ना, पार्टी से ही हट गए ये लोग, सो इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं है, मेंबर्स के ऊपर है। यदि इन दो में से कोई एक हट गया तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ। इज इट क्लियर? और कल भी मैंने बताया था, फिर से क्लियर कर दूं, एंटी डिफेक्शन एमपी या एमएलए पर अप्लाई होता है, नॉर्मल मेंबर्स पे नहीं होता। जैसे आपने अभी बीजेपी ज्वाइन किया, आप इलेक्शन हार गए, आप उठ के चले गए कांग्रेस में, तो आप पे एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। एंटी डिफेक्शन सिर्फ जीते हुए लोगों पर लगता है, एमपी या एमएलए। ध्यान रहेगा, वो लॉ बनाया इसीलिए ताकि देश में पार्टियां ना टूटे, स्टेबिलिटी रहे उनके बीच। लालच का तो कोई, आप देख पा रहे हो, लिमिट्स नहीं है लालच में। हर दिन लोग टूट टूट के बीजेपी चले जाते हैं, कहीं से और निकल आए, कुछ और कर लिया। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? ठीक है, अब एक और सवाल मेरा कि अमेरिका में कल मैंने बताया था कि सेपरेशन ऑफ पावर क्लियर कट है और इंडिया में नहीं है।
व्हाट इज द रीजन? इस साइड से आप बताओ बच्चे, क्वेश्चन समझ में आया? अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर क्लियरली मेंशन है, इंडिया में भी सेपरेशन ऑफ पावर है, बट दोनों में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? मुझे फैन बंद करना पड़ेगा। किधर का बंद हुआ? हाँ, अब बोलो बच्चे, बोलो बोलो बोलो। नहीं पता? आप बताओ मुझे। अलग अलग होते हैं। हाँ, ये परफेक्ट रीजन है जब हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। ठीक है, कल समझाया तो था, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में हमारे देश में डबल हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा, और एग्जीक्यूटिव हमारे देश में आप राज्यसभा लोकसभा से ही यहां पर आते हो। अभी हमने समझा कुछ देर पहले। इसे हम कहते हैं ड्यूअल मेंबरशिप। ठीक है, ड्यूअल मेंबरशिप है हमारे देश में, बट ये सेम चीज अमेरिका में नहीं है। वहां पर आप देखोगे तो वहां पर मामला थोड़ा अलग है, और ये मैटर ऐसा दिखता है। वहां पर सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये दो हाउस हैं, और वहां से वो लोग इस तरफ नहीं आते हैं। ये दोनों पार्लियामेंट का पार्ट है, और वहां के पार्लियामेंट को हम कांग्रेस कहते हैं। हमारे देश में पार्लियामेंट ही है, वहां कांग्रेस है। हमारे देश में कांग्रेस पार्टी का नाम है। आप देखोगे यहां पर एग्जीक्यूटिव में उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनका अलग से इलेक्शन होता। तो 1, 2, 3 ये तीनों का अलग अलग इलेक्शन होता है। और हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर अलग से इलेक्ट नहीं होके आते, या तो इसमें से या तो इसमें से कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाता। क्लियर है? और इसके बाद इनकी जो वर्किंग टीम है वो बाहर से प्रोफेशनल्स को बुलाया जाता है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं या फिर प्रेसिडेंट के यार दोस्त होंगे, व्हाटएवर, उनको बुलाया जाता है। जबकि हमारे यहां पर यहीं से जो मेंबर्स यहां आए हैं एग्जीक्यूटिव में, उन्हीं को अलग अलग मंत्रालय दे दिया जाता है, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ऐसे दे दिया जाता है। दैट मीन्स हमारे देश के जो भी मिनिस्टर्स बनते हैं वो या तो यहां के एमपी हैं या तो यहां के एमपी हैं, जबकि यहां इंटायरली डिफरेंट है। इसीलिए वहां क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर क्लियरली है। जुडिशरी तो हमारे देश में भी अलग है, वहां पर भी अलग है, लेकिन यहां पर डुअल मेंबरशिप हमारे देश में है। तो डुअल मेंबरशिप इज अ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो जगह का एग्जांपल लिया था, कहां का? इंडिया और यूके का मॉडल। ठीक है, यूके में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आगे और आएगा डिटेल में, अभी सिर्फ शॉर्टकट में बात कर रहा हूं। डुअल मेंबरशिप होती है और डबल हेड्स होते हैं दोनों में। ठीक है ना? सो डबल हेड्स का नाम क्या क्या होगा? हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और डिफरेंट वर्ड्स में बोलना है तो हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, आप तो बोल ही रहे हो। ठीक है, हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द स्टेट। और हमारे देश में हर हाल में वो प्रेसिडेंट होंगे, हेड ऑफ द कंट्री। तो हमारे यहां प्रेसिडेंट भी चाहिए और पीएम भी चाहिए। तो ये दोनों कल हमने देखा था, ये हेड ऑफ द स्टेट है, इनके यहां पर दोनों कंबाइंड है एक ही व्यक्ति में, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो ब्रिटेन और इंडिया में, ब्रिटेन में प्रेसिडेंट की जगह क्राउन है, और हमारे यहां इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उनके यहां पर भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बट उनके जो क्राउन है वो तो फिर हेरिडेटरी मोड से आ रहे हैं। राइट, ये बेसिक डिफरेंस है। तो आप देखोगे कि हमारे देश में हम चाहते
तो हम भी क्राउन सिस्टम फॉलो कर सकते थे, बट हमने नहीं किया बिकॉज वो हमें सूट नहीं करता था। उससे हम दूर जाना चाहते थे और इलेक्टेड मोड में आना चाहते थे। सो बोथ दी पर्संस आर इलेक्टेड, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट दोनों इलेक्टेड हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, एंड ये भी एक तरह से इनडायरेक्ट ही हैं, लेकिन मान के चलते हो कि लोकसभा या राज्यसभा से आए तो इलेक्शन से आए। इज इट क्लियर? और ये इलेक्ट होकर आते हैं, ये भी इलेक्ट होकर आते हैं, ये भी इलेक्ट होकर आते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ड्यूअल मेंबरशिप। तो हमारे देश में और ब्रिटेन में ड्यूअल मेंबरशिप, यहां तक क्लियर है? ठीक है। आपके दिमाग में यह भी सवाल आ सकता है कि हम चाहते तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले सकते थे, हमने नहीं लिया। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि हमें अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए थी। ऐसा इसलिए कि यहां जो प्राइम मिनिस्टर और इनकी टीम है, दे आर अकाउंटेबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्ट एंड दे आर अकाउंटेबल टू दी लेजिस्लेचर और लोकसभा। इन्हें आंसर करना होता है, बट दे आर नॉट आंसरेबल टू दीज पीपल। अमेरिका में यह आंसरेबल नहीं है डे टू डे एक्टिविटीज के कर। तो कल मैंने बताया था कि उनका एडमिन बहुत स्ट्रांग है और वो लोग ये सारे काम खुद से करके रखते हैं और उन्हें जरूरत नहीं पड़ती कि अननेसेसरी वो लोग इस तरह से पार्लियामेंट में आंसर करें। उनका क्रॉस चेक अलग है एडमिन का, और हमारे यहां पर एडमिन डिपेंडेंट है। एडमिन मतलब ब्यूरोक्रेट्स डिपेंडेंट है पॉलिटिशियंस के ऊपर। तो पॉलिटिशियंस जो भी बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो। क्लियर है? और यहां जो पॉलिटिशियंस हैं दे आर वेल एजुकेटेड, उन्हें अपना सब्जेक्ट अच्छे से पता होता है। इसीलिए ये जब हेड करते हैं तो ये बहुत एक्सपर्ट लेवल पर जाकर चीजों को देखते हैं। और इनके नीचे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहां भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ऑफ कोर्स। तो वो उनके काम करने का तरीका ऐसा है कि पॉलिटिशियंस को ज्यादा उस पर काम नहीं करना पड़ता, बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है। हमारे देश में आप देखोगे कि गडकरी आए तो उन्होंने पूरी सड़कों को बनवाया, तो ऐसा लगता है गडकरी ही बनवा रहे हैं, ऐसा लगता है एज अ मिनिस्टर। ऐसे ही हुआ, उनके आने से एकदम हाईलाइट हो गया वो। तो आप सोचेंगे पहले क्यों नहीं हाईलाइट हुआ? क्योंकि हमारे यहां जो भी काम होते हैं बड़े बड़े, वो गवर्नमेंट ही करती है। मतलब जो भी पार्टी आ रही है, पार्टी गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट फिर ये सब काम करती है। अमेरिका वगैरह में क्या होता है कि वहां के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं। दे डोंट वेट फॉर पॉलिटिशियंस, जो काम करना वो करते चलते, वो वेट नहीं करते गवर्नमेंट का कि पार्टी बदलेगी, कांग्रेस आएगी तब हम करेंगे, बीजेपी आएगी तब हम करेंगे, ऐसा नहीं। वो करते हुए चलते हैं, वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहते। तो जो बेसिक चीजें हैं वो उनको देना ही है, मैंडेटरी है वहां पर। वो वेट नहीं करते हैं कि जल जीवन मिशन ये लोग चलाएंगे आकर। तो उनके बेसिक्स बहुत क्लियर है। और हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जब आती है तो वो उसको बहुत, है ना, ढोल धमाका के साथ करती है, देखो हमने ये कर दिया। इसीलिए उनके और हमारे अप्रोच में फर्क है, काम करने के तरीके में फर्क है। तो आप वहां पर जाओगे तो जो सड़कें हैं वो 100 ईयर्स के लिए बनी, शायद ही कभी उनको मेंटेन करना पड़ता। ऐसा नहीं कि वहां खराब नहीं होती होंगी, खराब होती होंगी, लेकिन उनका अप्रोच अच्छा, काम करने के तरीके अलग। और यही रीजन है कि हम लोग थोड़े परेशान ज्यादा रहते हैं। गवर्नमेंट चली जाती है फिर उसको गालियां देते हैं, और हमें एकदम समझ में आता है कि ये लोग इस साल काम नहीं करेंगे, पहले साल, 3rd ईयर और 4th ईयर में काम करेंगे लोग, और बीच के 2 साल ये लोग सबको लटकाते रहेंगे। और जब इलेक्शन खत्म होने, मतलब इनका टेन्योर खत्म होने वाला होगा, उसके 1 साल पहले काम करेंगे और फिर सबको गिनाएंगे, देखो ये हमने काम किया। ठीक है? ये तब तक होता रहेगा जब तक पब्लिक अवेयर ना हो जाए इस एक्टिविटी से। और अभी भी हमारे देश का लगभग 60% क्राउड सेमी रूरल या रूरल एरियाज में रहता है, जिसकी वजह से आप उनको बहुत रैशनल और लॉजिक के साथ वोट के लिए नहीं बात करते हैं। आप उनको पैसे के लिए बात करते हैं, जाति धर्म के लिए बात करते हैं, इमोशंस से बात करते हैं, जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस होकर आपको वोट दे देते हैं। अर्बन एरियाज के लोग तो इनफैक्ट वोट डालते भी नहीं। गांव में जाकर आप देखोगे वोट का परसेंटेज आपको 99, 95 ऐसे दिखाई देगा। मतलब हर कोई वोट, क्योंकि उनके लिए फेस्टिवल जैसा वो, वैसे बेचारे खाली बैठ रहते हैं। तो इलेक्शन आता है तो लोग आए रहते हैं, तो वो लोग बड़े मतलब अलर्ट मोड में रहते हैं। और गांव में बिल्कुल पकोड़े समोसे कुछ ना कुछ ऐसे चल रहा होगा, पार्टी चल रही होती है गांव में, और पूरे वो लोग लाइन लगाए रहते हैं वोट देने के लिए। शहरों में आप चले गए तो आप बड़ा एहसान करते हो कि हमने वोट दे दिया। तो पब्लिक भी वैसी चाहिए, तब जाके हम अपना लेवल वैसा अप कर पाएंगे।
अभी प्रॉब्लम यह है कि हाँ, लेकिन रायपुर में सभी रहने वाले जरूरी नहीं कि समझदारी के साथ वोट डालते होंगे। आप जब वोट डालोगे या डाला होगा आपने वोट, तो आपके दिमाग में सिंपल था कि मम्मी पापा किधर डालते हैं। यदि उन्होंने कांग्रेस में डाला तो आप कांग्रेस में डालोगे, आप बीजेपी। उन्होंने बोला बस सिंबल देख लेना, कांग्रेस में दबाना है। पर्सन का नाम आपको नहीं पता है कि कौन था उस एरिया में, क्या था। तो ये हालात हैं अभी हमारे देश में, इसीलिए हम लोग परेशानी में हैं और हमें टाइम लगेगा चीजों को डेवलप करने में। अनदर 25 to 30 ईयर्स, इतना टाइम चाहिए। उससे पहले नहीं हो रहा है ठीक। ठीक है, जैन जी अभी आंदोलन कर ले, मूवमेंट कर ले, सब कर ले, लेकिन जब तक ये क्राइटेरिया हमारा क्लियर नहीं होगा कि वोट हमें किस बेसिस पर देना है, तब तक हम लोगों को ठीक नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी अच्छा आदमी पढ़ा लिखा आएगा, वो जीत ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो गांव में जाकर उनको फ्री बीज और ये सब की बात नहीं करेगा। आ रहा समझ? ठीक है, तो खैर ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बाद में और बात करेंगे। फिलहाल फैक्ट्स पर हम कमांड कर रहे थे, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, गवर्नमेंट का इलेक्शन और ये सारी चीजें, ठीक, राइट। तो कल हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है, गवर्नमेंट किसको कहते हैं, यूनियन फेडरेशन हमने समझा। यूनियन और फेडरेशन को मैंने क्या बोला था, क्या चीज है ये? टाइप ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, है ना, उसको मैंने नाम दिया था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, यूनियन फेडरेशन। उसके बाद हमने क्या देखा था, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन देखा था। पहले लेजिस्लेचर देखा, और लेजिस्लेचर में हमारे पास यूनियन में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में डबल हाउस है, लोकसभा राज्यसभा, ये हमने देखा। फिर हर स्टेट में डबल हाउस नहीं है, हाँ 6 स्टेट्स में है, विधान परिषद विधानसभा ऐसा कहा जाता है। और हर स्टेट में नहीं होना, ये चॉइस भी थी और कंडीशन भी है, दोनों बातें। जिनको लगता है बड़े स्टेट्स हैं वो बनाना चाहें तो दे कैन, बड़े बहुत यूजलेस बॉडी है, पढ़ेंगे स्टेट में तब बताऊंगा मैं, बहुत उसका यूज नहीं है अपर हाउस इन स्टेट्स। और लोअर हाउस विधानसभा ये तो है, सभी जगह मैंडेटरी है। तो आप देखेंगे ये ब्रिटिश जमाने से ही चला आ रहा था कि हम डबल हाउस सिस्टम फॉलो कर रहे थे, इसीलिए हमें ठीक लगा तो हमने स्टेट्स में भी फॉलो कर लिया। बहुत इसका लॉजिक नहीं कि हमने बहुत साइंटिफिक रिसर्च किया, हमें ठीक लगा तो हमने एडेप्ट कर लिया, ये सिंपल रीजन है। तो स्टेट्स में भी डबल हाउस सिस्टम है, कहीं नहीं है, दोनों बातें हैं, नहीं है तो भी काम चल रहा। इसके बाद हाँ, नहीं सभी स्टेट्स में है, सभी यूटीज में नहीं है, एक्सेप्ट दिल्ली एंड पुडुचेरी। नहीं, दिल्ली में तो स्टार्टिंग से था, पुडुचेरी में बाद में आता है। ईयर देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुआ। तो दिल्ली और पुडुचेरी इन दोनों में विधानसभा है, जबकि दोनों का स्टेटस क्या है, यूटी का है। अभी टेम्परेरी देखोगे यूटी का स्टेटस तो जम्मू कश्मीर का भी है, वो टेम्परेरी है, उसको हटा देंगे, वो तो फुल फ्लेजेज एक स्टेट था, वो तो टेम्परेरी तौर पे हमने यूटी बना दिया ताकि हम वहां के डिसीजंस सेंट्रल गवर्नमेंट ले सके, इसीलिए उसको ऐसा कर रखा है। और लद्दाख को भी हमने यूटी बना रखा है इसलिए, अदरवाइज लद्दाख के जो मेंबर्स थे वो दूसरे, लद्दाख का अपना कोई विधानसभा नहीं था, ठीक है। तो यूटीज और स्टेट्स ये पढ़ेंगे, काउंटिंग वाइज भी देखेंगे हम लोग, टॉपिक आएगा स्टेट और यूनियन स्टेट्स जब पढ़ेंगे तो वहां आएगा, राइट। बढ़े आगे यहां से, ठीक है। सो कल का जो टाइटल था वो कंटिन्यू करते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसमें लिखेंगे फर्स्ट, हाँ टाइप्स में ही कल बात कर रहे थे ना, डेमोक्रेटिक हो गया था हमारा, तो नॉन डेमोक्रेटिक में क्या लिखा, हाँ टाइप्स, वही वही बात कर रहा हूं, टाइप्स लिखना में। फर्स्ट वन इज मोनार्की, मोनार्की, MONARCHY, मोनार्की। इसमें लिखिएगा मोनार्की इज द रूल बाय monarchy is the rule by a king or queen or the rule by a single person,
or the rule by a single person. Full stop. Monarchy is such a form of government. Monarchy is such a form of government in which a monarch is the head of the state. A monarch is the head of the state. Full stop. In many cases, a single family, in many cases, a single family or its successor remains in power for several generations. For several generations. Full stop. There are two common types of monarchy. There are two common types of monarchy. First one is absolute monarchy and constitutional monarchy. Absolute monarchy and constitutional monarchy. Change the para. Absolute monarchy exists. Absolute monarchy exists when the monarch has supreme power to take the decision without any restraints. Without any restraints. 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 Full stop. चेंज दी पैरा. ब्रैकेट में एग्जांपल ले लेना फ्रांस. ठीक है. किंग लुइस 16. हाँ बिल्कुल ठीक. नो 15. हाँ वही, वो सब सीरीज है पूरी. किंग लुइस 15 इन फ्रांस. ठीक है. किंग लुइस LOUIS. ये एग्जांपल हो गया. देन चेंज द पैरा. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एग्जिस्ट. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की exists when power of the monarch is restrained by a constitution and the monarch is a symbolic head of the state and retains only symbolic head of the state and retains only a special ceremonial role ceremonial role ceremonial role comma exercising little political power और एग्जाम्पल ब्रिटेन अभी भी चल ही रहा है ऐसा. नेक्स्ट एरिस्टोक्रेसी. ARISTRO एरिस्टो ARISTOCRACY लिखेंगे. एरिस्टोक्रेसी इज द रूल बाय
aristocracy is the rule by a small group of people a small group of people or elites who are called aristocrats, who are called aristocrats. Aristocrats are the dominant group of people. Aristocrats are the dominant group of people in the society, and they are characterized by their wealth, education, etc. नेक्स्ट, डिक्टेटरशिप, ब्रैकेट में ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप ब्रैकेट ऑटोक्रेसी. It is a type of government where ruling is done by a single self-appointed ruler or a number of self-appointed rulers, full stop. Dictators are quite authoritarian in their approach. Dictators are quite authoritarian in their approach. Full stop. Dictatorship does not allow any sort of opposition, and there is censorship of press. सो इटली में कौन थे? मुसोलिनी. और जर्मनी में हिटलर. ठीक है, तो ये दोनों इसके बेस्ट एग्जांपल हैं डिक्टेटरशिप के. नॉर्थ कोरिया नहीं, वहां पर भी वही है बेसिकली. नहीं, वो बेसिकली फैमिली बेसिस पर ही वो लोग भी वो बंदा जो है वो चला रहा है. हाँ, नॉर्थ कोरिया में पता नहीं, मेरे ध्यान में नहीं, देखना पड़ेगा. साउथ कोरिया है, डेमोक्रेटिक है वो, तो मे भी शायद. ठीक है, तो ये टाइप्स हैं मिनिमम, ये याद रखने के लिए, क्योंकि अक्सर ये न्यूज में होते हैं. और अब आप एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लें. इनका बेसिक रोल क्या है? टाइटल दीजिए ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट.
फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर. अच्छा, ये गवर्नमेंट बोलकर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा. ऑर्गन्स ऑफ स्टेट बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हम एग्जीक्यूटिव को कहते हैं, लेकिन कॉमन मैन इसको गवर्नमेंट मानता है ना. गवर्नमेंट एज अ होल देखते हैं कई बार. तो गवर्नमेंट हम स्पेसिफिक बॉडी को बोलते हैं, जो अभी हम समझ रहे थे. तो आप ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट ऐसा कह सकते हो. एलिमेंट्स अलग हैं स्टेट के, ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट अलग हैं. अब लिखिएगा, फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर. लिखिएगा, इट इज प्राइमरली कंसर्न विथ, it is primarily concerned with making laws, full stop. For making laws, most of the states of the world have two houses of legislature, ब्रैकेट में बाइकैमरल, BICAMERAL, बाइकैमरल. कैमरल जो टर्म है कैमरलिस्ट से आता है. जर्मनी में एक ग्रुप था जिन्होंने इसको इनिशिएट किया था, और बाई का मतलब दो, BI, तो वहां से बाई कैमरल भी इसको कहा जाता है. सो बाई कैमरल हो गया, ब्रैकेट क्लोज. एंड a few states have one house of legislature, that is unicameral. और डबल हाउस वाले सिस्टम इंडिया, ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगह पे डबल हाउस है. क्या चीज, कहां पर है बोल रहे हो? पाकिस्तान, ठीक है. हाँ पूछो. अच्छा, वहां ये तो हमारे देश में पहले से था एक्चुअली, है ना. नॉमिनेशन से भी आते थे और कुछ इलेक्ट होकर आते थे. यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, वो लोग बेसिकली नॉमिनेट किया जाता है उनको. वहां अभी भी नॉमिनेशन चलता है. आप देखोगे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा, किसी कंपनी का कोई है ना ओनर आ जाएगा, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाते हैं. नहीं, क्राउन का रोल है इसमें. और मजे की बात, वही लोग जुडिशरी है वहां के. हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही वहां की जुडिशरी. ब्रिटेन बताऊंगा, जब हम कंपैरिजन पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं. ओके, कुछ पॉइंट्स में इनके फंक्शंस लिख लो लेजिस्लेचर के. लॉ मेकिंग पहला पॉइंट. सेकंड, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव. सेकंड बुलेट, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव. फिर लिखिएगा सेमी जुडिशियल फंक्शंस लाइक removal of president, next, legislature can amend the constitution, अब ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, ठीक है ना, बेसिक फंक्शंस. नाउ कम टू द एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव
executive implements laws made by the legislature. Laws made by the legislature. There are two types of executive: parliamentary executive and presidential executive. Parliamentary executive and presidential executive. लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मतलब हमारा देश वाला जो है वो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है और अमेरिकन वो है प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव. द फर्स्ट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, द एग्जीक्यूटिव इज कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम the members of the legislature, constituted from the members of the legislature. Second bullet, executive is responsible to the legislatures. Next bullet, executive can be voted out. Executive can be voted out of the office by legislature before the completion of its tenure. Before the completion of its tenure. और ये इंडिया, इंग्लैंड, जापान, इटली, नॉर्वे, ये सब एग्जाम्पल है. ठीक है. नाउ चेंज द पैरा. इन प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, the president is the head of the state and the head of the government. President is the head of the state and head of the government. President has real executive power. President has real executive power. And he or she is not responsible to the parliament. He or she is not responsible to the parliament. So example, USA, Brazil. Now next, judiciary. The basic job of judiciary is to provide justice, in other words, judiciary ensures that law is made according to the constitution
and implemented properly by executive. इसके कुछ फंक्शंस बुलेट फॉर्म में लिखेंगे. Judiciary protects or defends the laws. Judiciary protects or defends the laws. Then judiciary interprets the laws. Judiciary interprets the laws. Next, judiciary safeguards the constitution. Judiciary safeguards the constitution. Then judiciary protects the rights and liberty of the citizens. Judiciary protects the rights and liberty of the citizens. फिर एक टाइटल दीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट. स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, ये आपको पता है लेकिन फिर भी आपके नोट्स में होना चाहिए. स्ट्रक्चर में हमारे पास तीन चीजें हैं, मतलब डायग्राम में ऐसा बना लीजिए. नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. ये स्ट्रक्चर कहलाएगा. नेशनल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, ये तीन लेयर्स में हमारे पास गवर्नमेंट है. मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दो ही लेयर्स है हमारे पास, इसको थर्ड टियर भी कहा जाता है. ठीक, और आप देखोगे कि ये तीनों की अपनी अपनी फंक्शनिंग है. कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों के प्रोविजंस हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. प्लस कुछ अलग से ऑफिसेज हैं जिनको पढ़ना होगा, जिनको हम डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रखते, बट वो इंडिपेंडेंट ऑफिसेज हैं, उनको पढ़ेंगे हम लोग. फिर जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे. इस तरह से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में इसी तरह की चीजें पढ़नी है आपको, प्रोविजंस. ओके, नेक्स्ट कुछ टर्मोलॉजीज हैं वो क्लियर करना है मुझे आपके साथ. एक सेकंड. कल वो एलिमेंट्स लिखा था हमने, स्टेट के एलिमेंट्स लिख लिए थे. ठीक है, और मान लो किसी को स्टेट बनना होता है तो वो कैसे बनते हैं? यूएन करता है या यूएन नहीं करता? ठीक है, यूएन नहीं करता, ध्यान रखिएगा. यूएन वो बॉडी नहीं है जो किसी स्टेट को तैयार करे. स्टेट मतलब किसी देश को वो रिकॉग्नाइज करे. लेकिन यूएन के मेंबर्स ये काम करते हैं. क्लियर है? इंडिपेंडेंट मेंबर्स उस काम को करेंगे. और यूएन का बेसिक फंक्शन पूरी दुनिया में पीस मेंटेन करने का है और वेल ऑर्गेनाइज हो जाए ये मेंटेन करने का है. ध्यान रखिएगा, मतलब कोई वर्ल्ड में कोई बॉडी नहीं है जो रिकॉग्नाइज करके दे कि अच्छा ये देश बन गया. हाँ, उसको यूएन मेंबरशिप मिलेगी, वो ज्वाइन तो करेंगे एज अ मेंबर, राइट. बट आप देखोगे कि उस मेंबरशिप को अप्रूवल देने का काम सभी देश का तो होगा, बट एज अ स्टेट उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा ये कहीं मेंशन नहीं.
जैसे भारत जब देश बना तो हम बन गए, किसी से पूछना नहीं पड़ा, ठीक है। हमारे पास बाय लॉ वो पावर आया कहां से? ब्रिटिश गवर्नमेंट से, क्योंकि वो लोग तब तक चला रहे थे और उन्होंने अपने यहां पे एक्ट पास किया, ठीक है। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि अब तक के जो भी पुराने एक्ट्स हैं आपके, वो सब कैंसिल हो जाएंगे और आप जो बनाओगे वही आज से चालू होगा। तो हमें एक सॉवरेन स्टेटस मिला, दैट मीन्स हम खुद अपने मालिक हैं और हमारा कोई और अथॉरिटी नहीं है, राइट। तो स्टेट को इस तरह से देखा जाता है। अब छोटे छोटे टर्म है लाइक लॉ, स्टैट्यूट, कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें हम लोग डिफरेंस समझते हैं। जैसे आप देखोगे किसी भी कंट्री में सबसे बड़ा जो डॉक्यूमेंट है वो क्या कहलाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन मोटे तौर पर एक गाइडलाइन ही है, बहुत डिटेल प्रोविजंस नहीं होते इसमें, राइट। जब डिटेल प्रोविजन हो जाए, कुछ एरियाज में आपको लगेगा कि डिटेल प्रोविजन है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट लिस्ट, तो हमारे पास 3 लिस्ट हैं और इसे हम कहते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट का मतलब इनके फंक्शंस हैं कि यूनियन गवर्नमेंट क्या क्या काम करेगी, देन अबाउट स्टेट गवर्नमेंट, एंड जब दोनों मिलकर काम करेंगे, सेंट्रल और स्टेट, तो वो काम की लिस्ट क्या क्या होगी। लाइक एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। तो आप देखोगे ये काफी डिटेल में है, इसका काफी डिटेल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिटेल का मतलब ये टॉपिक तो बता दिया, लाइक एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी एजुकेशन पे काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करेगी, इसीलिए आपके पास दोनों बोर्ड्स होते हैं, सीबीएसई भी है और स्टेट बोर्ड भी है, सीजी बोर्ड भी है, राइट। कुछ और कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में भी दोनों काम कर सकते हैं। इसलिए आप देखोगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो नेशनल पार्क इज ऑलवेज मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जबकि फॉरेस्ट अगल बगल हो सकता है, दोनों सेम हो सकता। तो इस सेंस में आप देखोगे कि दोनों मिलकर काम करते हैं। ये एक्सक्लूसिव लिस्ट है स्टेट की, ये एक्सक्लूसिव है यूनियन की। तो यहां पर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल करता है, ये एक तरह का रिटन लॉ है। और जब हम लोग लॉ शब्द को इस्तेमाल करते हैं तब ये मोटे तौर पे आप इसे गाइडलाइन समझ सकते हैं, ब्रॉडर गाइडलाइंस, ठीक है। और इसको चलाने के लिए जब हम कोई चीज पास करते हैं तो एक्ट या स्टैट्यूट कहलाता है, और यह हमेशा पार्लियामेंट पास करती है। क्लियर है? जब आप रूल की बात करते हो तो रूल कोई भी बना सकता है, पब्लिक बॉडी, प्राइवेट बॉडी, दोनों बना सकते हैं। रूल इनका फर्दर एक्सप्लेनेशन भी हो सकता, इनके बेसिक गाइडलाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। और नोटिस या नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर किसी को कमांड देना नोटिस या नोटिफिकेशन कहलाता। जैसे आपके घर में कोई लीगल नोटिस आ गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिस आ गया, तो उसकी लीगल वैलिडिटी है, क्योंकि वो किसी बेस पर, क्योंकि उनको कहां से बैकअप मिला होगा, उनको एक्ट से बैकअप मिला होगा। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग बना रहा है और बिल्डिंग बनाते वक्त उसका जो मलबा है वो रोड पे फेंक दिया, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसी एक्ट का बेस लेकर आपके ऊपर क्या करेगी, लीगल नोटिस भेजेगी। वैसे भी जो भी नोटिस है वो लीगल स्टेटस होता है उसका, ठीक है। मान लो इनके पास लीगल बैकअप नहीं है तो उस नोटिस का कोई इस्तेमाल नहीं, वो सिंपल आपसे एक इंक्वायरी है, वो आपको पनिश नहीं कर सकते। पनिश करने का मतलब यह हुआ कि यहां पर कुछ ना कुछ मेंशन होगा, और नहीं है तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप उसको चैलेंज करोगे, कोर्ट में खारिज हो जाएगा कि आपके पास तो बेस ही नहीं, और ये खाली पीले किसी को पनिश नहीं कर सकते। और यही सबसे बड़ा बेस होता है एक्ट या स्टैट्यूट का, कि एग्जीक्यूटिव बॉडी मिसयूज नहीं कर पाती किसी भी पावर का या अथॉरिटी का। नहीं तो क्या करें, रोज ये लेटर लिख दें आपको, तो आप चैलेंज कर दो किस बेसिस पर आपने ऐसा कहा। क्लियर है? तो इस बेसिस पर आप उनको चैलेंज कर सकते हो, इसीलिए इनके पास बैकअप होना जरूरी है। जैसे आप रोड पे चल रहे हैं
और आप राइट साइड चल रहे हैं या सीट बेल्ट नहीं लगाए तो आपके ऊपर फाइन होता है। उसके पीछे बेस क्या है? कानून का बेस, इसी को आप कानून कहते हो। तो वो कानून के बेसिस पर आपको फाइन करते हैं। तो वो लोग ये नहीं बोलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर फाइन कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रॉड गाइडलाइन है पूरे देश को चलाने के लिए। क्लियर है? ये नहीं होता तो हम लोग बहुत सिस्टमेटिक नहीं चल पाते। आप पूछ सकते हैं कि सर ये नहीं होता और अकेले ये होता तो क्या हमारा काम चल जाता? चल जाता, लेकिन पीछे से कैसे चला रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे ब्रिटेन का काम चल गया, दे डोंट हैव रिटन, बट यस उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? पार्लियामेंट के कुछ लॉ, जुडिशरी के कुछ डिसीजंस या फिर रिटन नोटिस ऐसे मिलकर उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, बट वो एक जगह पर नहीं है। हमारे देश में हम तो पढ़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 1 2 3 95 आर्टिकल्स, बट वहां पर आप नहीं पढ़ पाओगे। और इसको ध्यान में रखकर आप देखोगे हम एक्ट पास करते हैं। एक्ट पार्लियामेंट पास करती है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाती है। हमारे देश का इन्होंने ही बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो हम उनको मानते हैं। और उनके बेसिस पर जब इसके रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉलो किया तो हमने पार्लियामेंट पहले इलेक्ट किया, पार्लियामेंट बन के आ गई हमारी। उसके बाद उन लोगों ने एक्ट पास करना शुरू किया। इसका मतलब इससे पावर मिलता है इसको, और इसे पावर मिलता है, ये कहां से पावर आता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो कोई तो पावर देगा और कहीं से तो शुरुआत होगी किसी चीज की। तो आप देखोगे जैसे हम लोग जब होली बुक्स की बात करते हैं, ठीक है, गीता, कुरान, इनको पावर कहां से मिला? क्यों आप पूजा करते हो? क्योंकि आपको डर है कि किसी भगवान ने, किसी अल्लाह ने, खुदा, गॉड जो भी है, उन्होंने इसको लिखा, आपको वो डर है। सेम इसको लिखने वाली जो बॉडी है वो पब्लिक है, इसीलिए वो रेस्पेक्ट होती है। और उस रेस्पेक्ट को फॉलो करते करते अब जिस देश में इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी, हमेशा ध्यान रखना, वो देश हमेशा पीसफुल होगा, क्योंकि उस देश के लोगों को यह पता होगा कि हमारे देश में इसका परसेंटेज अच्छा है, दैट मीन्स वो देश ज्यादा सिस्टमेटिक है। हमारे देश की प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में यह है तो अच्छा, लेकिन इसका फॉलोअप हमारा बहुत कमजोर है, या फिर हम अपने हिसाब से इसे मोल्ड कर लेते हैं या इसे एक्टिवेट नहीं करते, इसीलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। आप देखोगे जैसे हमारे देश में कानून तो बहुत सारे, चोरी कहीं भी हो, अब जैसे राम मंदिर में चोरी हुई, अब उसे वो लोग चोरी मानेंगे, एफआईआर करेंगे नहीं करेंगे, ये उन पे डिपेंड करता है। आ रहा समझ? जैसे आपके घर से कुछ सामान चला गया, पता चला घर के किसी मेंबर ने चुराया, अब आप उसे लीगल एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं, दैट इज अप टू यू, क्योंकि पुलिस तब तक इंटरवेंट नहीं करी जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं। आपने बोला नहीं सामान चोरी नहीं, गुम गया हमारा, हमें कंप्लेन नहीं लिखवानी, इट्स ओके, क्लियर है, आप नहीं लिखवाना चाहते। सेम वे राम मंदिर में यदि कुछ पैसा गायब हुआ है तो गायब कहीं से भी हुआ हो, चाहे मंदिर से हुआ हो, अब मान लो उस पर एफआईआर ना हो, कंप्लेन ना हो, तो पुलिस क्यों इन्वेस्टिगेशन करेगी? वो करेगी ही नहीं, और वो मामला वैसे ही पेंडिंग रहेगा। ये हमारे देश की प्रॉब्लम, एक जगह स्टैंडर्ड हमारा बहुत अच्छा होगा, एक जगह बिल्कुल हम डाउन कर देंगे। आ रहा समझ? ऐसे और भी कई जगह होगा जहां पर हमें किसी को बचाना है तो हम एफआईआर नहीं करेंगे। तो ये बेसिक प्रॉब्लम। फॉरेन में क्या होता है, एक बार यदि पुलिस आ गई तो फिर वो किसी की नहीं सुनेगी, और हमारे यहां क्या है, पुलिस आ भी जाए, कुछ भी कर लो, वो सब बाद में लिपापोती हो जाती। पॉलिटिशियन ने क्या बोला, उनको मैनेज करना आता है, ये हमारे देश की। इसीलिए वो लोग वहां पर क्या करते हैं, वो लोग बिल्कुल नहीं सुनते। आपने देखा होगा इंग्लिश मूवीज में, ठीक है, वो सुनते ही नहीं, शूट कर देते हैं वो लोग, क्योंकि उनको प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। इसीलिए वो लोग बोलते हैं पुलिस आने के पहले जो कुछ करना है कर लो, लाइक दैट। यदि कुछ वायलेट करना है तो उनके आने के पहले कर लो, अगर वो एक बार आ गए, उनके कंट्रोल में आ गया, तो फिर वो लॉ के हिसाब से चलेंगे। और हमारे देश में क्या होता है, लॉ हम एडजस्ट कर लेते हैं, इसीलिए हमारे देश में कुछ चैलेंजेस ज्यादा है और उस स्टैंडर्ड तक हम नहीं पहुंच पाते हैं जो स्टैंडर्ड हमें चाहिए, ठीक है। और इन सब की वजह से जो हमारे देश की इमेज है बहुत हद तक खराब भी है कि यहां सब कुछ चलता है, काम चलाओ अप्रोच। तो बात हो रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, एक्ट, रूल, इन सब का परसेंटेज जितना अच्छा होगा जिन देशों में, उस देश के लोग उतने ही अच्छे होंगे, राइट। तो देश के लोगों से वो बनता है,
फिर लोग उसे मजबूत करते हैं, फिर देश के लोग बनते हैं, फिर वो वाइस वर्सा, मतलब एक दूसरे के साथ वो चलता जाता है। अभी जापानीज प्लेयर जब फुटबॉल खेल रहे हैं, अब तो वो बाहर हो गए, तो आप देखोगे लास्ट वर्ल्ड कप का उनका उनका एक बिहेवियर सामने आया था कि स्टेडियम से जितने भी दर्शक बैठे हैं जापान के मैच को देखने वाले जापानीज पीपल, उन सब ने पहले अपना कचरा साफ किया, बैग में भरे, इस स्टेडियम में जितने हिस्से में वो लोग बैठे थे उसको क्लीन कर दिया उन्होंने और ले जाके प्रॉपर डस्टबिन में डाला उन्होंने। क्लियर है? अब ये उनके बेसिक हैबिट्स में। अब ऐसा नहीं कि अलग से बोला हो तुम लोग ऐसा करो मीडिया में दिखाई देगा, ठीक है? उनके बेसिक हैबिट्स में। वहां स्कूल के क्लासरूम को बच्चे खुद ही क्लीन करते हैं, ठीक है? और उनको सिखाया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है। तो ये क्या हुआ? लॉ में नहीं है, ये उनके हैबिट्स में। हां, कभी तो बना होगा, उसको लोगों ने हैबिट्स में उतार लिया, अब हैबिट्स में वो परमानेंट पार्ट है। अब जो भी बच्चा पैदा होगा वो ऐसे ही सीखेगा कि वो पीछे से वो चला रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी कंट्री में कल्चर भी शेप हो सकता है यदि कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से फॉलो किया जाए। हमारे देश में क्या होता है, वेरिएशंस बहुत ज्यादा है। कोई एक बंदा आया अच्छा चलाएगा, कोई एक बंदा अपने हिसाब से मोल्ड करेगा, फिर दूसरा आया वो अच्छा, तो बहुत वेरिएशन है, जिसकी वजह से हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या। हम लोग कभी भी एक जैसे नहीं चलाते, सबके लिए नॉर्म्स अलग अलग हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की कि रूल ऑफ लॉ सबके लिए एक जैसा नहीं होता, और इसीलिए कॉमन मैन सोचता है कि मैं उस जगह कब पहुंचूं, और इसी बात के लिए हम लोग फाइट करते रह जाते हैं। आपको लगता है कि काश मेरे पास भी पावर होता, तो हम लोग हर बार पावर के बारे में पहले सोचते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा परसेंट है, कम से कम 25-30% लोग ऐसे होंगे जो दिन भर पावर के बारे में सोचते हैं कि मेरे पास पावर कब आएगी। या तो आप क्या करेंगे, एटलीस्ट फोटो के बहाने देखो प्रधानमंत्री के साथ फोटो मेरी, या फिर आप उनके नाम से कुछ जैसे सिंपल है, हेलमेट नहीं पहने तो आप फोन लगा लोगे सीधे मिनिस्टर क्या। ये हमारे देश की प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज ये हमारा कमजोर है। मिनिस्टर बोले ये हमारा एग्जीक्यूशन नहीं है, पुलिस को जो करना वो करेगी, फिर आप देखो क्राइम कैसे ठीक नहीं होता। आ रहा है समझ? तो आप इसको ये ध्यान रखें, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हालांकि ये सब लिखवाऊंगा बाद में, बट इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है कि ये कैसे काम करता है। और जिन देशों में, छोटे छोटे देश हैं, बहुत डिसिप्लिन है वो कंट्रीज। हमारे यहां भी नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ स्टेट्स हैं वो बहुत डिसिप्लिन माने जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा मेघालय का, दे आर वेरी डिसिप्लिन पीपल, बहुत क्लीन करके रखते हैं अपने स्टेट को, बहुत डिसिप्लिन, ट्रैफिक में डिसिप्लिन है। ऐसे और भी हैं, और भी जगह पर हैं ऐसे, लेकिन हम पूरा पूरा देश हमारा ऐसा नहीं हो पाता। उसकी एक ही वजह है कि हमारे लोग आगे जाकर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए लॉ अलग काम करते हैं, हमारे लिए और आपके लिए लॉ अलग काम करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको लिखिएगा कुछ चीजें। लिखिएगा, द टर्म लॉ इज अप्लाइड, द टर्म लॉ इज अप्लाइड, मतलब टाइटल टाइटल देना है तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऐसे दे सकते हैं, या टर्मिनोलॉजीज लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज, मतलब ये क्लियर करके फिर आगे बढ़ूंगा मैं। द टर्म लॉ इज अप्लाइड टू रूल्स for the guidance of human conduct, for the guidance of human conduct, no group of people, no group, full stop and then write, no group of people can live longer, can live longer in peace, in peace, shanti wala, PEACE, peace, without such rules of conduct, without such rules of conduct, full stop, rules
need not essentially require to have been written these can be in the form of traditions and conventions as well. Change the para. The word law has been derived from the term lug, which means something which lies fixed full stop. So it follows that the law in principle which is fixed or uniform or generally followed law can be classified in three categories. Moral laws, social laws and political laws. मोरल लॉज, सोशल लॉज, पॉलिटिकल लॉज, मतलब इसके अलावा और भी हो सकते हैं, बट ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पे. चेंज द पैरा. द पीपल जनरली obey OBEY, obey the law because of first point, the force of the state. Second bullet, the force of the state, मतलब स्टेट फोर्सफुली आपके ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा है. सेकेंड, द प्रमोशन ऑफ कॉमन गुड. एंड थर्ड, पार्ट ऑफ हैबिट. Change the para. However, if we feel that a particular law is unjust, we should create public opinion against that law. फुल स्टॉप. इसमें एक एग्जांपल ले लीजिए. गांधी जी हैज shown how the techniques of non-cooperation
and civil disobedience can be used effectively against autocratic regimes. सो लेफ्ट में एक छोटा सा टाइटल दीजिए, लॉ। एक एक लाइन में लिखेंगे वापस से, लॉ द ब्रॉड ओवर आर्किंग सिस्टम ऑफ रूल्स। लॉ डैश करके लिखो, द ब्रॉड ओवर आर्किंग, ओवर ARCHING, आर्किंग system of rules established by a society or government to maintain order and justice. Now legislation. Specific written laws formally enacted by a legislative body like Congress / Parliament, it is synonymous with statutes, STATUTES, or acts, A capital. It is synonymous with statutes or acts. Done. Next one is rule. Left में लिखे rule. Dash specific detail guidelines or procedures created by administrative or I'll repeat, procedures created by administrative or executive agencies to enforce the broader intent of legislation. मतलब वहां जो भी लिखा है उसका डिटेल वर्जन। हाँ जी बच्चे। Specific, detailed guidelines or procedures created by administrative or executive agencies to enforce the broader intent of legislation, right? Left title, statutory law. ये ऐसे टर्म्स आपको मिलेंगे इसलिए लिखवा दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। लॉज ऑफिशियली रिटन, कोडिफाइड
and enacted by lawmakers, enacted by lawmakers. ये क्या चीज है? वही पार्लियामेंट से जो पास होगा वही है, ठीक है ना। फिर लिखेगा कॉमन लॉ और ब्रैकेट में केस लॉ, लेफ्ट टाइटल कॉमन लॉ, ब्रैकेट में केस लॉ, डैश करके लिखो लॉज क्रिएटेड थ्रू, लॉज क्रिएटेड थ्रू जुडिशियल डिसीजंस एंड प्रेसिडेंट्स, PRE होगा, है ना, CE मतलब परंपरा, प्रेसिडेंट्स मेड बाय PRECE DENTS, ठीक है, मेड बाय PRECE, मेड बाय जजेस इन कोर्ट, मेड बाय जजेस इन कोर्ट, comma, rather than through legislative action, rather than through legislative action, फिर लिखो कोड्स, CODES, कोड्स, लिखेंगे टू मेक देम इजीली एक्सेसिबल, टू मेक देम इजीली एक्सेसिबल, कॉमा, इंडिविजुअल स्टैट्यूट्स आर accessible, comma, individual statutes are organized by subject matter into comprehensive collections called codes. Example, penal code, penal, PENAL, penal code, comprehensive collections called codes, CODES. Example, the penal code for criminal offenses. एक और लाइन लिखिएगा, इन मेनी कॉमनवेल्थ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इन मेनी कॉमनवेल्थ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, स्टैंड अलोन प्रिंटेड स्टैट्यूट्स आर, stand alone printed statutes are referred to as bare acts, BARE, bare acts. ठीक है, तो बेयर एक्ट्स क्यों बोला जाता है वो समझ में आ रहा है कि ओपन में अवेलेबल है बेयर एक्ट्स, ठीक है। अब लेफ्ट टाइटल डालिएगा, द फोर मेन टाइप्स ऑफ लॉ, द फोर मेन टाइप्स ऑफ लॉ,
First, statutory law, और इसे ही स्टैट्यूट्स भी कहा जा रहा है, डैश करके लिखो। written laws passed by legislative bodies example Companies Act 1956, Companies Act 1956 ये पार्लियामेंट ने पास किया। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, the supreme law of the land, derived from a country's constitution, full stop. Statutes cannot violate this. थर्ड, कॉमन लॉ ऑब्लिक केस लॉ, ये ऊपर भी लिखा था हमने। कॉमन लॉ ब्रैकेट में केस लॉ भी लिख लो नाम। लॉज क्रिएटेड बाय जजेस, Then fourth one is administrative law, rules and regulations created by government agencies, example traffic rules, Now give the title Constitution in India. India's commitment to the rule of law. Is grounded in the Constitution, which establishes grounded in the Constitution, which establishes India as a sovereign, SOVERE, sovereign, socialist, secular, democratic republic. Sovereign, socialist, secular, democratic republic with a parliamentary form of government. Full stop. The Constitution of India is the supreme legal authority which binds the legislative
comma executive and judicial organs of government full stop. Change the para. The Constitution grants all citizens fundamental rights and empowers the independent judiciary to invalidate legislations or government actions which violate the Constitution. Full stop. Some of the other key features of the Constitution are a federal system of governance between the union and the states, comma separation of powers between the three organs of the government, comma free and fair elections, comma equality before the law, and a secular state that recognizes freedom of conscience and religion. ठीक है, ब्रेक लीजिए फिर कंटिन्यू करते हैं.